हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो से आपको 5 अंक अवश्य मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी साथी हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10 में गणित की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपको 5 अंक अवश्य मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो हम गणित का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें से किस यूनिट से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे पाठ्यक्रम को लेकर आए हैं कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति को अगर देखा जाए, पहली यूनिट संख्या पद्धति में से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और बीजगणित में से 18 अंक के, निर्देशांक ज्यामिति में से 5 अंक के, ज्यामिति में से 12 अंक के, त्रिकोणमिति में से 12 अंक के, मेंसुरेशन 8 और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 नंबर के। तो दोस्तों, ये आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि अगर जिस यूनिट की आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो आप लोग बेहतर कर लीजिए, क्योंकि अगर बीजगणित की हम माने तो बीजगणित में से 18 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों बीजगणित आपका सही से तैयार नहीं है तो आप लोग इसको सही से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर बीजगणित तैयार नहीं है, इसमें का क्वेश्चन आपको नहीं आ पाएगा तो आपकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब आपको हर एक यूनिट की जानकारी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, हर एक यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि हम लोगों के समय में जो सिलेबस रहता था इसका डबल रहता था। जो आपकी बुक है मैथ की, इसका डबल रहता था। सोचिए हम लोग कैसे जो है करते थे। आप लोगों के समय में तो हमारे लोगों के समय से आधा हो गया है, तो आप लोग तो आसानी से कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं आप लोग 90+ लाएँ, 90 से ऊपर मार्क्स लाएँ, क्योंकि आपका सिलेबस कम है। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं आइए क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन पर ना चल के हम 2 मिनट की एक छोटी सी जानकारी को आप लोग देख लीजिएगा कि जो संख्या पद्धति का यूनिट था उसमें से 5 नंबर का अवश्य पूछता है, ठीक। तो उसके बारे में आप छोटी सी बेसिक जानकारी याद रखिए। यहाँ पे हम सबसे पहले लेकर आए हैं एक चार्ट, उसमें सभी संख्याओं से रिलेटेड है। यानी कि पहला दिया है वास्तविक संख्याएं, ठीक। वास्तविक संख्याएं क्या होती है फ्रेंड्स? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे -1, 1, 3√2/5 दिया है। ये परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण है, यानी कि दोनों का समूह है। ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो माइनस से लेकर प्लस सहित और जो भिन्न के रूप में होती है, यानी P/Q के फॉर्म में। हम सीधी कह सकते हैं P/Q के फॉर्म में जो होती है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है, वह परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जितने भी रूट में हो, रूट में 3, रूट में 2, रूट में 5, रूट में जो भी है, तो वो सब क्या होती है? अपरिमेय संख्या, ठीक। तो दोस्तों, और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में आ जाते हैं माइनस से लेकर प्लस सहित सभी अंक जो आते हैं वो पूर्णांक, यानी पूर्ण संख्या हो, ठीक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं बटे में है। देख लीजिए यहाँ पे 3/5 1/4 ये बटे में है। फिर पूर्णांक संख्या जो अभी हम बताएं, एक धन पूर्ण संख्या होती है, धन पूर्ण, यानी कि उसमें केवल प्लस रहेगा, 1 से लेकर अनंत तक प्लस, और ऋण पूर्णांक में ऋण रहेगा, यानी कि माइनस, ठीक। इससे थोड़ा हट के कुछ और भी संख्याएं होती हैं, जैसे कि हम आगे चलते हैं आपके प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, जो भी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से गिनी जाती है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में आपकी 0 भी आ जाती है, ठीक। और पूर्णांक जैसा कि हम अभी बात कर लिए हैं, माइनस से प्लस सहित 0 सहित इन्फिनिटी तक, ठीक। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन पर काम की बात करते हैं। ये बेसिक सी जानकारी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन पर।
जो भी हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी कि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों आपको ये कैसे पता करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 6 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि 6 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 3 होगा, हो जाएगा। और यहाँ पे जो 72 लिखा है इसका हम लिखेंगे गुणनखंड। ठीक, 72 का कितना होगा साथी, अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, फिर 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद हमें अभी क्या करना है, 120 का निकालना है। 120 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, 120 का दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम 2 गुणे 2 करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120 हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको घात के रूप में लिखते आती, यानी कि 2 की घात 3 और 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें से सबसे छोटी, तीनों में जो सबसे छोटी घात होती है उसको लेते हैं, यानी कि हम देखेंगे सबसे छोटी घात किसकी है। तो दोस्तों तीनों में देखिए सबसे छोटी घात क्या मिल रही है, यहाँ पहले वाले में 2 की घात 1 और 3 की घात 1, तीनों में यही मिल रही है। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ जो निकालेंगे 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 करेंगे, यानी 2 तिहाई कितना होगा, तो दोस्तों 2 तिहाई 6, यानी कि एचसीएफ हमारा निकल के आ गया क्या, 6 आ गया। अब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी घात लेते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड आया है तीनों में सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार हम आपको दिखा देते हैं कि 2 की घात 3 है, ये वाला पेन चेंज कर देते हैं आपको समझ में आएगा। 2 की घात 3 ये वाला सबसे बड़ी घात, तीनों में हम देखेंगे 2 की घात 3। ठीक, अब तीनों में हम देखेंगे सबसे बड़ी घात 3 की कितनी है, 2 यहाँ पे है, इसको हम लिख देंगे 3 की घात 2। ठीक, अब दोस्तों तीनों में हम देखेंगे और किसकी जो है सबसे बड़ी घात है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे जो 5 बचा है इसको भी हम लिख लेते हैं, इस 5 को गुणे 5 कर लेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 5, 8 पंचे 40 9 360। तो दोस्तों इस प्रकार आपका आ जाएगा एलसीएम। हम आपको बता दें दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि कुछ संख्याओं का दे दिया रहेगा, किसी में एचसीएफ केवल पूछ सकता है, कुछ संख्याओं का दे दिया रहेगा केवल एलसीएम भी पूछ सकता है। ठीक, इस प्रकार यह क्वेश्चन आपके सामने समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ गया है। ठीक, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 आया है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछा है, उत्तर प्रदेश 2020 में पूछा गया है। ठीक, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो मान लो हम एक संख्या लिख देते हैं ए और बी, ठीक, को सह अभाज्य कहते हैं, को सह
अभाज्य संख्या हम कहते हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य वह संख्या होती है जो केवल एक से कटे और स्वयं से नहीं कटे, यानी कि नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। कौन सा युग्म है यह पहचानना है। तो दोस्तों जब भी यहाँ पे सहअभाज्य संख्याओं का युग्म पूछे तो सहअभाज्य संख्याओं का मतलब दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो एक आवे केवल। ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कौन सा है। अगर जैसे हम आपको दिखा दें कि अगर मान लेते हैं ए बी को हम सहअभाज्य कहते हैं, सहअभाज्य, ठीक है, कहते हैं। अगर हम सहअभाज्य कहते हैं तो क्या होगा, इसका HCF जो है साथी, HCF ए और बी का एक आना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आना चाहिए। तो करते हैं, अगर हम यहाँ पे 14 और 35 को ले लिया जाए तो 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। तो दोस्तों पहले वाले में 7 जो है दोनों में आ जा रहा है, यानी HCF 7 हो जा रहा है। 7 नहीं आना चाहिए, हमें एक लेना है। ठीक, अगर 18 और 25 को देखा जाए तो साथियों 2 तिहाई 6 18 और 5 पच्चे 25। देखिए दोस्तों दूसरे ऑप्शन में जो है दोनों में कॉमन केवल एक ही हो रहा है, यानी कि और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसलिए दूसरा वाला सही होगा यहाँ पे, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म पूछा है। ठीक, अगर यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे 18 और 25 को देखा जाए तो 18 और 25 को देखा जाए तो हम एक एक करके करते हैं। 18 का करेंगे तो कितना हो जाए, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 18। ठीक, अब 25 का करते हैं 5 गुणे 5। ठीक, अब HCF निकालेंगे दोस्तों, HCF बराबर 1 आएगा। 1 आ गया, यानी कि सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, दूसरे में है। ठीक, तो दोस्तों अब आपको पता चल रहा होगा कि HCF संख्याओं के युग्म का HCF 1 आना चाहिए, तो वह संख्याओं का युग्म जो है सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे जो √2 दिया है, क्वेश्चन में कभी कभी √3 दे देता है, √5 दे देता है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा या आपके सामने प्रस्तुत करूँगा सॉल्व करने के तरीका, वही आप सभी में अपनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आइए चलते हैं, करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो हम सबसे पहले हम परिमेय मान के चलेंगे। ठीक, क्या मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, हम मान के चलेंगे एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो दोस्तों इतना मान के चलेंगे तो √2 बराबर हम लिख सकते हैं A/B, जहाँ A तथा B सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, और एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य का मतलब दोस्तों दोनों में जो HCF रहेगा केवल 1 आएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक, केवल 1 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर B का मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक तो क्या हो जाएगा, A बराबर करड़ी में 2 B हो जाएगा। इतना करने के बाद दोनों पक्षों का हम वर्क कर देते हैं तो A² बराबर क्या हो जाएगा, 2B², इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो 2B² है 2 को डिवाइड कर देंगे A² में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A² 2 से विभाजित है। ठीक, विभाजित है, ध्यान से देखते रहिएगा। तब
जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तब ए भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, 2 से विभाजित होगा। इतना करने के बाद विभाजित होगा, हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, मान लेते हैं ए बराबर 2c। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, मान लेते हैं इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, ए बराबर 2c। अब समीकरण 1 से, समीकरण हम 1 में ए बराबर 2c रखेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, ए बराबर 2c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों हम ऊपर लिख देते हैं 2c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b का स्क्वायर। ठीक, 2c का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाए कि नहीं, b स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे लिख देंगे अर्थात b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा या डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होगा, इसलिए b भी विभाजित होगा। ठीक, b भी विभाजित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर 2 से विभाजित हुआ, यहाँ b स्क्वायर 2 से विभाजित हुआ, यानी कि दोनों में 2 से विभाजित हुआ। तो इसका मतलब दोनों में दो क्या है, दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः ए तथा बी में 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है। लेकिन दोस्तों ये गलत है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः परंतु यह विरोधाभास है। विरोधा का मतलब विरोध कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ए तथा बी सहअभाज्य माना। सहअभाज्य का मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन एक बार 2 से विभाजित हो रहा है यहाँ ए में और यहाँ पे बी में भी, लेकिन ये विरोधाभास है। यहाँ पे लिख देंगे परंतु यह विरोधाभास है, इसलिए अतः ऐसे हम लिख सकते हैं कि इसलिए अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार ये प्रूफ हो जाएगा। तो मैं मोबाइल पर जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अब दोस्तों हमारे पास इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम डिजिटल तरीके से वीडियो आपके सामने करें, तो ठीक है आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन लिए हूँ सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसमें यानी कि 5 ही क्वेश्चन लिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अवश्य मिलेंगे, क्योंकि हम जिस तरीके के क्वेश्चन लिए हैं इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ 3√2, ये केवल नंबर ही चेंज होता रहता है, और सेम जो है तरीका यही रहता है क्वेश्चन पूछने का। हर साल पूछता है कुछ ना कुछ, जो इसमें 5 क्वेश्चन शामिल किए हैं, कोई ना कोई हर साल पूछता रहता है कोई तरीके का। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को हम आइए चलते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिखाइए कि √2 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे, सबसे पहले हम मानेंगे क्या, 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे, मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3√2 बराबर a/b हम कर देंगे। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ a b सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ठीक, सहअभाज्य है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। इतना करने के बाद तो दोस्तों अब क्या होगा, तिर्यक हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, √2 बराबर a/3b हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है a/3b क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों मालूम है, क्योंकि a व b पूर्णांक है भाई, a व b ये पूर्णांक है। ठीक,
तो यहाँ पे a/3 भी एक परिमेय संख्या हो जाती है, लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। √2 हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो हमने तरीका इसको परिमेय संख्या इतना माना, तो यहाँ पे ये गलत हो गया है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह तथ्य विरोधाभास है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह कथन या यह तथ्य विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब ये गलत साबित हो गया है। ठीक, विरोध कर रहा है, विरोधाभास है, तो लिख देंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसमें कि 5 + √3 भी दे सकता है आपके सामने, 3 - √3 भी दे सकता है, 3 + √3 भी दे सकता है, या 2 - √3, किसी भी टाइप का हो, सभी तरीका एक ही लगेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये तरीका आप लोग देखते रहिएगा। यानी कि जो अपरिमेय संख्या दिया है तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यही हम मान के चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मान लेंगे, तो इतना क्या माने हैं 5 - √3, तो इसको हम जब मान लिए हैं तो हम इसके बराबर a/b कर देंगे। ठीक, लिखेंगे जहाँ a, b सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है। ठीक, इतना करने के बाद तो दोस्तों अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, √3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 - a/b बराबर √3, इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि a/b पूर्णांक है, a/b पूर्णांक है, ये तो हमें मालूम है, इसलिए इतना लिखना पड़ेगा कि 5 - a/b एक परिमेय संख्या है, a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है, अर्थात जब वो परिमेय संख्या हो गया तो अर्थात करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय है। लेकिन ये गलत बात है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय होती है, करड़ी में 3, परंतु यह विरोधाभास है, परंतु यह विरोध कर रहा है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्यों मालूम है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो दोस्तों ये भी इसका कल्पना करने पर ये 5 - √3 भी एक अपरिमेय है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।